हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान की अनुक्रमणिका। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले पाठ 1 है हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए, इसमें हमें प्रश्न क्रमांक 1 पूछा गया, फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ग के 2 उदाहरण लिखिए। जो फसल है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसके जो उदाहरण है उनके प्रत्येक उनके 2 उदाहरण हमें देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा हमारे विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 के पैराग्राफ 1 से मिलेगा। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर उत्तर लिखा है फसल को 2 वर्गों में बांटा गया है। जो फसल है हमारी उसे 2 वर्गों में बांटा गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमें हमारे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 पर मिलेगा। तो फसल को 2 भागों में बांटा गया है। खरीफ फसल वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती। जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती उसे क्या कहेंगे? खरीफ फसल कहेंगे। इसकी अवधि जून से सितंबर तक होती है। उदाहरण के लिए धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। खरीफ की जो फसलें हैं वह जून से सितंबर तक की होती है और इस फसल में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें बोई जाती है। और यह फसलें वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती है उन्हें हम खरीफ की फसल कहेंगे। फिर अगला है रबी की फसल। रबी की फसल वह फसल जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है, रबी फसल कहलाती है। उदाहरण के लिए गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। देखिए रबी की फसल क्या है? शीत ऋतु में होते हैं, जैसे अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलों को हम रबी की फसल कहेंगे। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। जैसे कि देखेंगे धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता, क्योंकि धान के लिए जो अनुकूल वातावरण है वह सिर्फ वर्षा ऋतु में होता है, इसलिए धान को शीत ऋतु में नहीं उगाया जाता। और धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो यह आवश्यकता सिर्फ वर्षा ऋतु में ही पूर्ण होती है, इसलिए धान को वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। फसल जैसे कि और रबी की फसल जैसे शीत ऋतु में उदाहरण के लिए गेहूं, चना, मटर, सरसों, तो इनको पानी थोड़ा कम लगता है और साथ में उन्हें मौसम भी ठंड के मौसम की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन फसलों को शीत ऋतु में उगाया जाता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? जो खरपतवार है वह फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 10 के पैराग्राफ 1 में मिलेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ खरपतवार फसलों को निम्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। जो खरपतवार है वह फसलों को निम्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार ऐसे अवांछनीय पौधे हैं जो फसलों के साथ स्वतः ही उग जाते हैं तथा भोजन, पानी, स्थान, सूर्य प्रकाश आदि आवश्यक वस्तु जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा पौधों के विकास को बाधित करते हैं। देखिए जैसे खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन्हें अवांछित पौधे या फिर खरपतवार भी कहते हैं। खरपतवार हटाने के लिए निदाई करते हैं, जिसे कोई खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। खरपतवार इतना बढ़ जाता है कि अवांछित पौधे इतने बढ़ जाते हैं कि वह क्या होंगे, हमारी जो फसल को नुकसान पहुंचाएंगे और उनकी वृद्धि में प्रभाव भी डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य पशुओं के लिए विषैली भी हो सकते हैं। इसलिए खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है, नहीं तो बीज अगर बन जाते हैं तो खरपतवार की संख्या और बढ़ जाती है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। तो इस तरह से रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है और
और इसी तरह खरपतवार क्या होते हैं कि पौधों को उनकी वृद्धि में नुकसान पहुंचाते हैं फसल को, यह भी उसका नुकसान होता है फसलों का। फसलों के साथ स्वतः ही उग जाते हैं तथा भोजन, पानी, स्थान, सूर्य प्रकाश आदि आवश्यक वस्तु जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा पौधों के विकास को बाधित करते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 2 के पैराग्राफ 2 से। मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र कहा गया है क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमरस बनाते हैं जो कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। देखिए, जो मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव है, यह क्या करते हैं कि केंचुए सूक्ष्म जीव किसानों को का मित्र कहलाते हैं क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और हमारी जो फसल है उसके वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखा बच्चों, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या लाभ है? जो सीड्रिल यंत्र है उसके द्वारा बुआई करने से क्या लाभ होता है? इस प्रश्न का उत्तर है प्रश्न नंबर, सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से निम्न लाभ है। इस प्रश्न का उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 5 के पैराग्राफ 1 में मिलेगा। देखिए, सीड्रिल यंत्र द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। जो सीड्रिल यंत्र से हम बुआई करते हैं उससे क्या होता है, बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी में अच्छे से ढक जाते हैं और सीड्रिल द्वारा बुआई करने से समय व श्रम दोनों की बचत होती है। यह बुआई की आधुनिक पद्धति है। देखिए, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरियों गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे क्या होगा, बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इस तरह से सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से लाभ होता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होता है? जो खाद हम फसलों को देते हैं उससे क्या क्या लाभ होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 7 पर। देखिए, यहाँ पर खाद देने से क्या क्या लाभ होता है। खाद देने से फसलों को निम्नलिखित लाभ होते हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र होती है। गैस विनिमय सरलता से होता है। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और मिट्टी के गठन में सुधार होती है। इस तरह से हम जो खाद देने में फसलों को लाभ होता है, जैसे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है और मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है। गैस विनिमय सरलता से होता है। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और मिट्टी के गठन में सुधार होता है। जैसे कि इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा बच्चों, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? जो फसल हमारे खेत में उगती है उसके भंडारण से पहले उसे धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 11 के पैराग्राफ 1 में मिलेगा। फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाने से फसल में उपस्थित नमी की मात्रा में कमी आ जाती है। जो फसल में जो नमी रहती है वह क्या हो जाती, कम हो जाती है, जिससे परिणाम स्वरूप इसे लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी
आ जाए। इससे उनकी कीट और जीवाणु एवं कवक में से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में करते हैं, परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडार साइलो और भंडार गृहों में किया जा सकता है। इस तरह से फसल के भंडारण से पूर्व सुखाना आवश्यक है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। फसल बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? हमें फसल बोना है और जो स्वस्थ बीज है उसका चयन हम किस तरह करेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर हम पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 पर भी मिल जाएगा आपको। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। स्वस्थ बीजों के प्रमुख लक्षण, जो स्वस्थ बीज है उसके प्रमुख लक्षण देखिए। स्वस्थ बीज चमकदार होना चाहिए। स्वस्थ बीज कैसा होना चाहिए? चमकदार होना चाहिए। बीज का वजन भारी होना चाहिए। बीज का जो वजन है वह कैसे होना चाहिए? भारी होना चाहिए। बीज किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। बीज को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचा हुआ बीज नहीं होना चाहिए। बीज किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। स्वस्थ बीजों की पहचान करने के लिए कुछ बीजों को जल से भरे पात्र में डालने पर जो बीज जल में डूब जाए उन बीजों का चयन बुआई में करना चाहिए। देखिए हम स्वस्थ बीजों का चयन कैसे करेंगे? तो देखिए स्वस्थ बीजों का चयन जैसे कि स्वस्थ बीजों की पहचान करने के लिए कुछ बीजों को जल से भरे पात्र में डालने पर जो बीज जल में डूब जाए उन बीजों का चयन करना चाहिए। जैसे जो खराब बीज है वो क्या हो जाएंगे? ऊपर हो जाएंगे। तो देखिए एक बीज लेकर यदि हम उदाहरण के लिए इसमें कर सकते हैं, जैसे बुआई फसल उत्पादन का एक सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। तो देखिए हम उदाहरण कैसे देख सकते हैं। हम अगर चने के कुछ दाने लेते हैं और चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डालना, फिर कुछ मिनट पश्चात कुछ बीजे पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। तो जो ऊपर तैर रहे वह क्या हो जाएंगे? खराब बीज हो जाएंगे, और जो नीचे है तो वह क्या है? स्वस्थ बीज है। तो इस तरह से हम स्वस्थ बीजों की पहचान कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है? विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। जल की कमी वाले जो क्षेत्र है उसमें सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जल की कमी वाले क्षेत्र में प्रमुख रूप से 2 विधियां उपयोग में लाई जा सकती है। एक विधि का नाम है छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। कौन सी 2 विधि है? छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 9 पर। तो देखिए छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र क्या है? यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, छिड़काव तंत्र हम किसे कहेंगे? जैसे कि इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जो भूमि समतल नहीं, जहाँ पर कम मात्रा में उपयोग में लाया जा सकता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइपों के द्वारा नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाए तो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। तो यह छिड़काव फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो इसे क्या कहेंगे हम? छिड़काव तंत्र। और दूसरा है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों के बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ये वरदान है। तो इस तरह से जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए 2 विधियां उपयोग में लाई जाती है, छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 दिया हुआ है हमें, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? लिखिए। जो उर्वरक है और खाद में क्या अंतर है इसे लिखना है हमें। इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमारे पृष्ठ क्रमांक 7 पर। हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 7 पर मिलेगा। यहाँ पर उर्वरक और खाद। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। क्या है? यह एक मानव निर्मित लवण है उर्वरक। और खाद
खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से विघटन से प्राप्त होता है। फिर उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। जो उर्वरक है उसका उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है, जैसे कि उर्वरक हम रासायनिक खादों को भी कहेंगे, और खाद जो है हमारा नैसर्गिक खाद खेतों में बनाई जाती है। फिर उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। उर्वरक से क्या होता है? मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, और इससे खादों से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खादों से क्या होता है? मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। फिर उर्वरक में पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। उर्वरक जो है उसमें पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद में जो पादप पोषक है वह तुलनात्मक मतलब उर्वरक से कम मात्रा में होते हैं। तो इस तरह से हमने उर्वरक और खाद में अंतर लिखा है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाता है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा प्रश्न क्रमांक 5 पर। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में खाद एवं उर्वरक को मिलाते हैं, जिससे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा किसान फसल चक्रण अर्थात एक प्रकार की फसल के बाद दूसरे प्रकार की फसल उगाते हैं। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्टिंग का अर्थात केचुई की खाद का भी उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा किया जाता है। इस तरह से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान तरीके अपनाते हैं। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद का उपयोग करते हैं, और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में खाद एवं उर्वरक को मिलाते हैं, जिससे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी जो है वह पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा किसान फसल चक्रण अर्थात एक प्रकार की फसल के बाद दूसरे प्रकार की फसल उगाते हैं। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्टिंग का अर्थात केचुए की खाद का भी उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा किया जाता है। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु।